इंडिया का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जिस पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट के साफ साफ आरोप लगे हुए हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो गया, या उसके बाद उसने अंडरवर्ल्ड में उसके काफी ज्यादा चर्चे रहते थे। पूरे जब 70-80 के दशक में जब पूरा अंडरवर्ल्ड का राज चलता था, पूरे मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड के नाम से थर थर कांपते थे लोग। दाऊद इब्राहिम के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन था दाऊद इब्राहिम। क्राइम के बारे में इसके बताऊंगा कि एक्चुअली में इसने क्या क्या किया था, और उसके बाद फिर इसके बारे में जानेंगे कि अभी भी भारत लेकिन कितनी बार कोशिश कर चुका है इसको पाकिस्तान से वापस लाने की। ये पहले इंडिया में ही रहता था, वो मुंबई की डोंगरी में रहता था। डोंगरी की छोटी सी गली से निकला था, ये दुबला पतला लड़का था, 5 फीट 7 इंच का लड़का था। उसके बावजूद इतना लंबा होने के बाद, इतना हाइटेड होने के बाद इसने इतने क्राइम किए, इतने इतने सारे गुनाह गुनाह के किए इसने। अलग अलग इसके ऊपर आरोप लगे हुए, उसके बाद भी लेकिन अभी तक सरकारें इसको ला नहीं पा रही है। तो सारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा दाऊद इब्राहिम के बारे में, उसकी क्राइम की सारी कहानियां बताऊंगा, थोड़ा अंडरवर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद बताएंगे कि भारत ने क्या क्या कोशिश की और अभी तक क्या क्या चल रहा है, और अभी तक के इसको क्यों इंडिया नहीं लाया जा सका है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि मैं जो आपको टॉपिक बताता हूँ वो पूरा उसके बारे में समझ में आएगा। तो इसलिए लॉन्ग वीडियो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो टॉपिक नहीं समझ में आएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो वीडियो को फिर आपको कोई भी नया वीडियो डालेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए, शुरुआत होती है इसकी, है ना, यहाँ से मुंबई की डोगरी से, इसकी अर्ली लाइफ से देखते हैं अपन। तो दाऊद इब्राहिम का जो जन्म था, तो जब पैदा हुआ था, ये 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था। लेकिन डोंगरी में ये लोग रहते थे, मुंबई में एक छोटी सी जगह है डोंगरी, वहां पे ये लोग रहते थे। इसके घर वाले और इसके पिताजी पुलिस थे, पुलिस हेड कांस्टेबल थे। सोचिए, एक इंसान पुलिस हेड कांस्टेबल है, और इसका बेटा है ना क्राइम की दुनिया में चला गया। इसके पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, मतलब अगर बच्चों से अगर कोई भी गलती होती थी इतना मारते थे, बहुत गुस्सा आता था उनको। और बच्चों को बहुत समझाते थे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ बच्चे ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं या बहुत हावी हो जाते हैं, तो अपने पेरेंट्स के आगे भी अपने आगे अपने माँ बाप तक की भी नहीं चलने देते हैं। तो वो इतना, मतलब कुछ बच्चों में ऐसे हो जाता है, और वो कुछ ना कुछ नया नया सीख जाते हैं फिर फालतूगिरी करना। तो सेम दाऊद इब्राहिम के साथ भी यही हुआ था। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम भी फिर जब बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, खैरियत है, स्कूल ड्रॉप आउट है। स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से, एक्चुअली ये दुबला पतला भी था उस समय, शुरुआत से 5 फीट 7 इंच का था, हाइट में काफी लंबा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए ये हो गया, अब इसने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद क्या हुआ कि अब पहले से इसका चल ही रहा था। अब देखिए, खालिद पहलवान असल में इसका पहला गुरु था। अब इसमें तो कई सारी किताबें लिखी है, हुसैन उस्ताद ने नाम के एक राइटर है, उन्होंने इसको लेके कई सारी किताबें लिखी है। उन्होंने ब्लैक फ्राइडे नाम से एक बुक लिखी है। अभी अपने राम गोपाल मूवी की एक फिल्म है सत्या, उसमें भी है ना ये अंडरवर्ल्ड की सारी कहानियां बताई गई है कि क्या क्या होता था उस समय। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके पिताजी का नाम था कास्कर, इब्राहिम कास्कर था, तो इसलिए इसको दाऊद इब्राहिम कास्कर भी बोला जाता था। कोई मुस्लिम फैमिली का था ये। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें करने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि साल 1974 में इसने अपना पहला जुर्म किया था। अब जैसे जो खालिद पहलवान थे ना, ये है ना भोपाल से ग्रेजुएट होके गए थे, अपने पहलवानी की थी, अपने पिताजी के कहने पर, है ना, एक दूसरे लोगों को हराया था इसने। फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। अब जैसे जो चाकू चलाता है, तो उसको, जैसे वो रामपुरी चाकू होता है ना, जो रामपुर के लोगों ने एक इवेंट किया था वहां पे, जैसे वो जो अलग अलग फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वो सारी चीजें की। तो अब दाऊद इब्राहिम पे इतनी सारी बुक्स लिखी गई है। अब लेकिन उस समय आपको एक और बात बता दूं कि जो उस समय मुंबई में गैंग हुआ करता था ना, वो कोई ऐसे गैंग वैंग नहीं था, जैसे अंडरवर्ल्ड पूरा नहीं बोलते थे। जैसे मान लो अगर स्टेट का कोई भी अगर क्राइम कर रहा है, मान लो जैसे अगर कोई इलाहाबाद के लोगों ने कुछ गुनाह कर दिया और इलाहाबाद में उनका अगर ज्यादा खौफ बैठा हुआ है, तो नाम दिया जाता था इलाहाबादी गैंग।
यूपी के अगर कानपुर में अगर किसी ने कुछ किया तो कानपुर गैंग, गुजरात में अगर लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे किए तो गुजरात गैंग, ऐसे करके अलग अलग गैंग होते थे उस टाइम पे। अब देखिए उस समय क्या हुआ था, नए नए उस समय गैंग्स इकट्ठे हो गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे अब ऐसे करते करते ये सारी चीजें चली रही थी कि अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1974 में इसने पहला जुर्म किया था। अब देखिए पहला जुर्म किया इसने, है ना, उस समय से क्या हुआ, अंडरवर्ल्ड में धीरे धीरे अपनी पैठ जमानी शुरू कर दी। 70-80 के दशक में तो पूरी मुंबई इसके नाम से थर थर कांपती थी, इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था, इतना ज्यादा। अब देखिए आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि है ना, पुलिस वाले तक इसकी इसमें शामिल होते थे, पुलिस वाले इसकी इसमें शामिल होते थे, मुखबिरी करने में पुलिस वाले शामिल रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इसने बोला कि मतलब दाऊद इब्राहिम के कहने पे ही सारी चीजें होती थी, उसने बोला ऐसा होना चाहिए तो वही होता था, वो जो जो बोला, वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात, वही वाली बात थी। अब लोग इतना, अब देखिए कपिल देव और बहुत सारे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने भी बताया था कि है ना, ये ड्रेसिंग रूम में रहता था, इसके वहां तक है ना इसकी पहुंच रहती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद पहली बार क्या हुआ था, इसने 1974 में क्राइम किया था, 1974 में क्राइम किया था। और उसके बाद से ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में शामिल हो गया था। अब ऐसे करके जब ये क्राइम की दुनिया में शामिल हुआ, फिर उसके बाद देखिए देखिए 3 लोगों का यहाँ पे नाम आता है मेन सबसे ज्यादा। एक तो करीम लाला, एक पठान गैंग भी उस समय हुआ करता था। पठान गैंग का जो लीडर था उस समय वो था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान तो खैर बाद में पॉलिटिक्स में आ गया था, वो उसने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन उसका 1994 में उसकी डेथ हो गई थी हाजी मस्तान की। तो ये हाजी मस्तान हो गया एक पठान गैंग का। उस समय एक छोटा शकील था, छोटा राजन था। फिर उसके बाद ये दाऊद इब्राहिम, मेन सबसे बड़ा था इसमें दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का ये ड्रग स्मगलिंग करता था, कई सारी तस्करियां करता था, ये सारी चीजों में इसका नाम शामिल होता था। 1974 में इसने अपना जुर्म किया, उसके बाद से ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में शामिल होता गया। अब लोगों के ऊपर पैठ जमाने लगा, कई सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की हुई है दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद इब्राहिम ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हुई है, ये सारी चीजें। अब उसके बाद एक दिन करते जब इसकी इतनी क्राइम करता था, गोलीबारी हो रही थी, तो इसके खिलाफ केस भी चला मुंबई में। जब केस चला तो वहां से ये पकड़ा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से ये पकड़ा गया तो पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, इसके खिलाफ गवाही नहीं मिली थी। आपको एक और बात बता दूं कि है ना, राम जेठमलानी का फोन भी आया था। राम जेठमलानी को मतलब इसने कॉल किया था कि है ना, मैं भारत आना चाहता हूँ, मेरे ऊपर जो पेंडिंग केसेस है वो सारे चलते रहेंगे, अब मतलब इस शर्त पे आऊंगा, मैं सरेंडर तो कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर जो केस चलेगा वो सिर्फ है ना इसी का ही चलेगा जो मैंने सीरियल ब्लास्ट करवाए थे उसने तो। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो उसमें भी मानता है कि उसका हाथ था ही नहीं उसमें। 1994 में उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उसने बोला था कि मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, ये जो मुंबई में ब्लास्ट किए गए थे। तो ये बात है। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए ये सारी चीजें चली रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिल्मों में इसकी पैठ जमने लग गई, कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स को इसने फंसाया, अपने कब्जे में किया। और इन लोग के गैंग में क्या होता था कि बहुत सारे लोग फिरौती मांगते थे, पुलिस वाले इनकी मुखबिरी करते थे, पुलिस वाले इसके गैंग की और इन सब की। अब उसके बाद क्या होता था कि पुलिस वाले जब इन लोग की मुखबिरी करते थे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पुलिस वाले के लोग कंप्लेन भी करते थे तो कुछ नहीं होता था। जैसे इसकी जब पार्टी होती थी तो इसमें बहुत सारे लोग आते थे, जैसे याकूत में ये क्या बोलते हैं, अनिल कपूर के साथ फोटो में देखा गया इसको। फिर उसके बाद गोविंदा जैसे बहुत बड़े सुपरस्टार, अब जैसे दाऊद इब्राहिम बड़ी बड़ी पार्टियां रखता था तो उसमें सब आते थे। बहुत सारी फिल्मों का भी इसको शौक था और इसने डी कंपनी खोली थी, डी कंपनी नाम से कंपनी चालू की थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये डी कंपनी शुरू की थी तो अब देखिए उसमें क्या होता था कि अब जैसे बॉलीवुड को इसने में पैठ जमाई, हर जगह इसने किया, चाहे वो क्रिकेट में हो। इसकी बेटी की शादी हुई है, पाकिस्तान के जो बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं ना, उनके बेटे से शादी हुई थी। और उसमें दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया हुआ था क्योंकि वो खुद ही आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ था। अब देखिए उसके बाद देखिए 1987 में जब हाजी मस्तान अलग हो गया, छोटा शकील को इसने अपने खेमे में किया हुआ था। छोटा शकील, फिर छोटा राजन, खैर छोटा राजन तो बाद में अलग हो गया था। छोटा राजन भी लेकिन बाद में बाली से पकड़ा तो गया था, लेकिन उस पर भी आज अलग अलग केसेस चल रहे हैं।
अब वो केसेस, अब उसको 2016 या 17 के आसपास बाली से पकड़ा तो गया था, लेकिन उस पे केसेस ऐसे ऐसे भयंकर केसेस चल रहे हैं ना कि अब पुलिस की माथापच्ची बढ़ गई है कि अब पुलिस वाले करें तो करिए क्या, मतलब वो उनकी भी हालत खराब हो रखी है। दाऊद इब्राहिम ने वैसे मना कर दिया कि वो आएगा नहीं, अब वो कहाँ पे है, तो अब उसका किसी को कुछ पता नहीं है। तो अब देखिए उसके बाद 1987 में क्या हुआ, जब हाजी मस्तान अलग हो गया इससे, हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में अलग हो गया। अब देखिए दाऊद इब्राहिम को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे दिए, कई सारी चीजें की, ऐसे में करके फंसाते भी गए, तो उसमें भी लोग आ गया। फिर इसने अलग अलग तस्करियां की थी, ड्रग्स में शामिल हुआ था, मतलब जो ड्रग्स की तस्करी होती है, जो स्मगलिंग होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से ये पैसा कमाता था। अब नए नए ये सारी चीज़ें करने लग गया था, तो इसकी वजह से पूरे मुंबई में इसका खौफ बैठ गया था और पुलिस में भी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि ना, जब और पता नहीं था ना कि ये ब्लास्ट कर देगा, एक दिन ब्लास्ट कर देगा, पहले से पता होता तो है ना जेल में डाल देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देखिए 1992 में क्या हुआ था, देखिए आप सब जानते हैं कि देखिए अब थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि है ना, ब्लास्ट से पहले भी है ना इसके केसेस चले थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि कंप्लेन आती थी तो इसको भी है ना कुछ पुलिस वाले बता देते, हेड कांस्टेबल्स, कि है ना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन गई है तो है ना जाके देख लो। फिर वो मार डालता था जो भी कुछ करता था, कोई फिरौती मांगने जाता था। फिर अबू सलीम था इसकी, इसमें अबू सलीम ने है ना पूरा प्लान बोला था कि है ना अपन कैसे मुंबई को अटैक करेंगे, एक तरह से टेररिस्ट ही है दाऊद इब्राहिम अगर देखा जाए तो। अब दाऊद इब्राहिम का काफ़ी ज़्यादा होता है, बात चलती रहती है अभी भी कि पाकिस्तान से लाना चाहिए इसको, नहीं लाना चाहिए, क्या बात है। तो अब अभी भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन बट ला नहीं पा रहे अपन, क्योंकि डिपार्टमेंट भी बहुत सारे, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम है ना देखिए जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है, बट अपन को पता नहीं है ना कि वो क्या करते हैं। और कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट्स में भी कुछ ईगो रहता है कि है ना ये काम हम हमारा है तो तुम कैसे कर सकते हो, अगर उसकी जगह कोई दूसरा कर दे तो उस वजह से भी चीज़ें रुक जाती है। अभी उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए अपन बात करते हैं मुंबई ब्लास्ट की, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की, ट्रेन ब्लास्ट नहीं सॉरी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, माफ कीजिएगा यहाँ पे ट्रेन ब्लास्ट बोल दिया था मैंने, उस वो सीरियल ब्लास्ट है, गलती हो गई थी बोलने में। अब देखिए साल 6 दिसंबर 1992 का दिन आप तो सब जानते ही है ना कि उस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। अब जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टाइगर मेमन ने ये प्लान को एग्जीक्यूट किया था। और ये क्या हुआ था कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो उसके बाद आप सब जानते हैं कि पूरे देश में दंगे हो गए, मुंबई में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे। और जब बॉम्बे में इतने दंगे हुए तो इतने लोगों की जान चली गई ना, तो टाइगर मेमन का ऑफिस जला दिया गया था। अब जब टाइगर मेमन का ऑफिस जला दिया गया तो उसके बाद हुआ क्या, टाइगर मेमन ने ना ये प्लान को एग्जीक्यूट किया, और याकूत मेमन जो इसका भाई था इसने ये प्लान को अंजाम दिया फिर आगे जाके। और दाऊद इब्राहिम ने इस मिल को लेके पूरी फंडिंग की थी। और जब फंडिंग की थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि मुंबई में अलग अलग ब्लास्ट हुए। उसके बाद 12 मार्च 1993 को पूरे मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए सब जगह, जगह जगह कोई छोटी जो बड़ी बड़ी दुकानें थी जहाँ पे हिंदू शॉप्स ज़्यादा थी, तो वहाँ पे है ना बॉम्ब को रखा गया सबसे ज़्यादा, जहाँ हिंदू लोग रहते थे। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। तो इसमें याकूत मेमन, और आप सब जानते कि टाइगर मेमन का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन याकूत मेमन को 2015 में फांसी दे दी गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जब जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, अब मुंबई ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, दाऊद इब्राहिम को भारत ने आतंकवादी घोषित कर दिया उसके बाद से। ये तो पहले, अब देखिए आपको एक और बात बता दूं, अभी आपको लगता होगा कि अंडरवर्ल्ड अभी भी लेकिन एक्टिव है, आपको मतलब एक्टिव तो। और जब ये मुंबई ब्लास्ट हुए ना तो उसके बाद से पुलिस ने बोला कि अब तो हम सफाया करके ही रहेंगे अब अंडरवर्ल्ड का, अब चाहे जो हो जाए। तो ऐसे करके पुलिस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि चलो अंडरवर्ल्ड का सफाया किया जाए, लेकिन अभी भी देखो एक्टिव तो है अंडरवर्ल्ड, पैसा वैसा जाता रहता है। और देखिए जब दाऊद इब्राहिम बहुत सारी पार्टियां करता था ना, तो उसमें बॉलीवुड के भी कई सारे एक्टर्स जाते रहते थे, जैसे सलमान खान, गोविंदा, अनिल कपूर। अब देखिए जब एक बात बताइए, अब आपको लगता होगा कि जाते होंगे तो फिर पकड़े क्यों नहीं गए। तो भाई जब देखो अब वो उन लोगों ने बोला कि है ना हम लोग को पहले से डर लगा हुआ रहता था कि हमको अगर अगर तुमने अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम मार देंगे, अगर कोई आपके साथ भी अगर ऐसा करेगा तो फिर क्या कर लोगे आप, आपको भी फिर बच नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमको डर लगता था इसलिए जाना पड़ता था, बाद में तो उन्होंने यही बोला था। अब ऐसे करके ये सारी चीज़ें चली रही थी।
अब उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का सफाया शुरू किया गया। अब इधर सबकी धरपकड़ शुरू हो गई। अब यहाँ पे कितनी बार जेल में गया भी था ये, बीच में एक बार इसको जेल में भी डाला था दाऊद इब्राहिम को, लेकिन पैसा नहीं होने की मतलब वो पैसे की वजह से पकड़ा गया था। पैसे की वजह से इनके मतलब वो बहुत सारी गवाहियों की वजह से कि अगर गवाहियाँ गलत सलत आ जाती थी या गवाही नहीं मिलती थी इसके खिलाफ, केस भी अगर चलता था तो इस वजह से वो छूट गया था। तब उसके बाद 1993 के बाद धरपकड़ शुरू हुई। धरपकड़ शुरू होने का इसको भी पता था, तो ये पहले यहाँ से दुबई गया और दुबई से चला गया कराची। कराची में ही अब वो रह रहा है। कराची का आपको एक और बात बता दूं, इसको भारत का बंगला भी मतलब ये, और आज भी है ना इसकी 700 हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है इसके पास। इतनी बड़ी और इतनी महंगी का घड़ी पहनता है, मर्सिडीज कार चलाता है, इतने बड़े आलीशान बंगलों में रहता है, पूरा स्विमिंग पूल है वहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। तो देखो ये सारी चीजें, तो अब देखो फिर अब देखिए अपन बात करते कि भारत ने उसके बाद से कोशिश की थी कि वापस लाया जाए, लेकिन भारत ला नहीं पा रहे। तब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या रीजन है कि इंडिया इसको वापस नहीं ला पा रहे। तो देखिए सबसे बड़ी बात, अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ देखिए ये डिपार्टमेंट्स की जो होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स की लोग होते हैं, उनमें भी बहुत ईगो होता है। सबसे बड़ी चीज आपको एक और बात बता दूं कि है ना, ये हमारा काम है तो तुम कैसे कर दिए। क्योंकि एक बार ऐसी हुआ था कि इंडिया ने एक मोस्ट वांटेड, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल ने एक डॉन को पकड़ लिया था। मोस्ट वांटेड डॉन था इंडिया का, तो इसको पकड़ लिया था। और जब उसको पकड़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इसको पकड़ने के बाद में जब इसको पकड़ लिया गया तो फिर है ना वही 10 मिनट में पुलिस आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि पुलिस आने के बाद फिर वो पहले से है ना, फिर वो सब प्लान चौपट हो गया था। तो इस वजह से ये भी हो गया। दूसरा, अभी एक बात बता दूं कि है ना, इसको एक बार बाली से पकड़ा भी गया था दाऊद इब्राहिम को। पकड़ा जा रहा था, लेकिन इसको पता चल गया पुलिस आने वाली है, ये पहले ही छुप गया वो पुलिस वालों के। इसने वहां पे है ना बंदूकें रखनी शुरू कर दी, गोलियां चलाना चालू कर दी वहां पे, तो इस वजह से पकड़ा नहीं गया। तीसरा, अब वो पाकिस्तान में रहता है, कराची में। पाकिस्तान तो आप सब जानते हैं कि वो आतंकवादियों का देश है। आतंकवादियों का देश होने की वजह से क्या होता है, वो खुद है ना आतंकी पाल रहा है, और आज उसके यहाँ पे खुद पे भी हमले हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान वैसे करता रहता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान नहीं चाहता। फिर दूसरा, चौथा, और ये जो मुंबई में भी जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे ना, पाकिस्तान की आईएसआई ने सपोर्ट किया था। आपको एक और बात बता दूं, और ये भारत में एक तरह से आतंकवादी हमला ही था। अगर देखा जाए तो भारत में आतंकवादी हमला ही था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि है ना भारत में जो आतंकवादी हमला हुआ था और इतने लोगों की जान गई थी, इतने लोग मारे गए थे, 257 लोगों की मौत हुई थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक और रीजन क्या है कि है ना, रॉ और आईएसआई तो देखो कभी जिंदगी में है ना साथ में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। आज से नहीं, शुरुआत से वो तो देखो वो नहीं होने वाला। और देखिए आपको एक और बात बता दूं कि अपन भारत सरकार को तो पिन कोड नंबर भी पता है कराची के इसका। कराची के ये जो कराची में जहाँ पे वो घर में रहता है ना, जिस घर में बंगलो, घर नंबर भी मालूम है गवर्नमेंट को, पिन कोड भी पता है वहां का, और उसके बाद सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बाद भी नहीं ला पा रहे वो लोग। एक बार पकड़ा गया था अबू सलीम पे भी। यहाँ पे आपको एक और बात बता दो, गुलशन कुमार जो टी सीरीज के फाउंडर और बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे हुए ना, उनका भी मर्डर में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी नहीं करवाया था। चलो थोड़ा सा गुलशन कुमार के केस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गुलशन कुमार आप सब जानते हैं कि है ना बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्होंने नए नए सिंगर्स को लाके खड़ा किया था, सोनू निगम, कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल वगैरह वगैरह, जितने भी सिंगर्स थे उनको लाके खड़ा किया था। उनको अलग अलग गाने गाने का मौका दिया था। फिर नदीम श्रवण का तो सभी जानते हैं, जब वो आशिकी फिल्म आई थी तो उसमें कितना चले थे, उसमें वो गाने दिए थे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और भी जितने आशिकी के गाने हैं। और भी कुछ गानों में, कुमार सानू के कई गानों में नदीम श्रवण ने म्यूजिक दिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब गुलशन कुमार ने, देखिए जूस की छोटी सी दुकान थी, लेकिन सस्ते में उन्होंने वहां से कैसेट्स बेचने शुरू किए थे। काफी धार्मिक इंसान थे वो, काफी भजन के या और भी गानों के उन्होंने कैसेट बेचने शुरू किए थे।
तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ताकि गरीब लोग भी सुन सके, इसलिए उन्होंने सस्ते में किया था। तो अब धीरे धीरे वो करते करते वो सारी चीजें कर ही रहे थे, म्यूजिक भी उनका प्रोड्यूस हो रहा था, अच्छा चल रहा था सब। लेकिन अब गुलशन कुमार का तो ऐसा था ना कि एक बार अगर वो मौका देते थे किसी को ना, अगर उसके बाद अगर उसका करियर सेट हो गया तो उसके बाद वो है ना उससे किनारा कर लेते थे कि नहीं, अब दूसरों को, उनका ये मानना था कि चलो एक बार जिसको मौका दे दिया वो दे दिया, उसके बाद आगे वो अपना करे, फिर दूसरे को वो मौका देते थे, चलो दूसरा कोई करे। तो नदीम श्रवण को लगता था कि है ना वो इनके गानों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं गुलशन कुमार, कि मेरे गानों को कब नहीं किया जा रहा है। किसी दिन गुलशन कुमार के बारे में बात करेंगे, तब बताऊंगा, पूरी कहानी बताएंगे फिर आपको। अभी तो छोटा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो वो नदीम श्रवण को लगा कि मेरे गाने वो उनके पास जा रहे थे, तो उन्होंने प्रमोट करने से मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, 1997 की बात है, वो कुछ जू के एक मंदिर में जाते थे, उनकी काफी आस्था थी वहां पे, रोज सुबह शाम दर्शन के लिए जाते थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, काफी बदल दिया था उन्होंने उस मंदिर को। तो अब उसके बाद क्या हुआ था कि अब क्या हुआ कि अब एक दिन ये जा रहे थे, अब वो नदीम को लगा कि नहीं ये प्रमोट नहीं कर रहा, और पहले तो अबू सलीम ने फिरौती मांगी 10 करोड़ की, 10 करोड़ की फिरौती मांगी। पहले तो गुलशन कुमार ने दे दिया, दोबारा उन्होंने मांगा, बोला मैं तो, गुलशन कुमार ने बोला कि नहीं अभी तो पैसे दिए थे, अब काय को दूं। तो फिर वो उन्होंने बोला कि नहीं देना ही पड़ेगा, अब तो चाहे जो हो जाए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन वैसी नहीं की, उनको बोला गया था कि आप पुलिस में कंप्लेन करो, लेकिन होने वाला कुछ था नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि पुलिस कंप्लेन भी हुई नहीं, तो फिर वो ऐसे करके कुछ कर नहीं पाए इस कारण से। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सब चीज़ें हो रही थी, तो करते करते फिर उन्होंने फिर क्या हुआ कि 12 अगस्त 1997 के बात है, एक दिन वो सुबह सुबह मंदिर जा रहे थे, वहां मंदिर के बाहर बाजार में उनको गोली मार दी गई, 16 गोलियां मार दी गई और उनकी हत्या हो गई। और आपको एक और बात बता दो, अबू सलीम पे भी है ना, क्या बोलते हैं, गुलशन कुमार की प्लानिंग का केस है। अबू सलीम को पुर्तगाल से पकड़ा गया था, लेकिन पुर्तगाली गवर्नमेंट के साथ हमको समझौता करना पड़ा था कि इस पे सिर्फ ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट का ही केस चलेगा, उसके अलावा कोई केस नहीं चलना चाहिए। तो इस वजह से है ना गवर्नमेंट ने फिर है ना इसको, फिर गुलशन कुमार का अभी, और कोई, खैर अब तो उसको भी सजा हो गई है, छोटा राजन भी अभी जेल में। दाऊद इब्राहिम को तो देखिए अभी भी है ना कोई ला नहीं पा रहे अभी तक। वो एक और फिल्म में ओए लक्की लक्की ओए, उसमें भी है ना वो क्या है, वो जो एजेंसीज है ना वो लक्की को पकड़ने के लिए जाती है, वो सीन आता है उसमें, तो वो लक्की को पकड़ने जाते हैं, तो उसमें भी वही होता है कि है ना वो पुलिस आ जाती है तुरंत में, सारा प्लान चौपट हो जाता है उन लोग का। तो वही चीज हो रही है कि आज भी दाऊद इब्राहिम को नहीं लाया जा रहा है। तब देखना होगा कि दाऊद इब्राहिम को कभी इंडिया लाता है वापस कि नहीं ला पाता है। अब क्योंकि राम जेठमलानी को वैसे ही उनके पास फोन आ चुका था, राम जेठमलानी को, कि दाऊद इब्राहिम का, कि मैं सरेंडर तो कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ मुंबई ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट का ही केस चलेगा, उसके अलावा कोई केस नहीं चलना चाहिए। तो शरद पवार को ये बात बताई गई थी, लेकिन वही बात है, अगर कोई गैंगस्टर इस तरीके से अगर शर्त रखेगा अपनी, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसके आगे चल नहीं सकती। तो बस फिर वो अभी तक वो वैसी का वैसी है, इंडियन गवर्नमेंट भी चाह के नहीं ला पा रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे इसको लेके। तो अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो ये था दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जिसने इतने अलग अलग अंडरवर्ल्ड में काम किया था। अंडरवर्ल्ड का मैंने बताया थोड़ा बहुत, इसकी क्राइम के किस्से थे वो बता दिए, अलग अलग पार्टियों में जाता, सारी चीज़ें बताई मैंने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।